अल्बर्ट कामू का जन्म 7 नवंबर 1913 को अल्जीरिया के एक छोटे से गांव मोंडोवी में हुआ था, जो अब ड्रेयान के नाम से जाना जाता है। उस समय यह गांव फ्रांस का उपनिवेश था। उनका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। जब वह सिर्फ 1 साल के थे, तभी उनके पिता प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। इसके बाद उनकी मां, जो खुद बहरी और अनपढ़ थीं, ने उन्हें और उनके भाई को पालने की जिम्मेदारी उठाई। वे बेहद गरीबी में पले बढ़े, जहां खाना तक सीमित था और कई बार घर में बिल्कुल चुप्पी छाई रहती थी, क्योंकि उनकी मां ज्यादा बोलती नहीं थी। कामू का बचपन एक ऐसे माहौल में गुजरा जहां संघर्ष, चुप्पी और असहायता ने उनकी सोच को गहराई दी। इस कठिन बैकग्राउंड के बावजूद एक इंसान की जिंदगी में फर्क डालने वाला मोड़ तब आया जब उनके स्कूल टीचर मसियो जर्मन ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने कामू को न सिर्फ एनकरेज किया, बल्कि उन्हें हायर एजुकेशन की दिशा में प्रेरित भी किया। ये टीचर छात्र का रिश्ता इतना मजबूत था कि जब कामू को नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस लेटर उसी टीचर को लिखा और उनकी भूमिका को स्वीकारा। बचपन में ही उन्होंने जीवन की असमानता, पीड़ा और अन्याय को बहुत करीब से महसूस किया था, और ये अनुभव आगे चलकर उनकी रचनाओं और दर्शन का आधार बने। उन्होंने अपने बचपन में ही यह समझ लिया था कि दुनिया में हर किसी को एक जैसा मौका नहीं मिलता, लेकिन सोच और समझ से कुछ हद तक बदलाव संभव है। कामू का जीवन यह दिखाता है कि कैसे एक बेहद गरीब और संघर्षशील माहौल से आया व्यक्ति केवल अपने विचारों की गहराई और समझ के बल पर दुनिया के सबसे महान विचारकों में से एक बन सकता है। उनके बचपन के अनुभव ही उन्हें ऑब्जर्डिज्म जैसे विचार की ओर ले गए, जहां जीवन के अर्थ की तलाश और जीवन की सच्चाई के बीच टकराव होता है। यही शुरुआती संघर्ष और मानसिक संवेदनशीलता उनके लेटर फिलॉसफी का फाउंडेशन बनी। कामू की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी कठिन हो, अगर सोच में गहराई और दृष्टि में ईमानदारी हो, तो इंसान अपने अनुभवों को दर्शन में बदल सकता है। अल्बर्ट कामू का शिक्षा और शुरुआती करियर का सफर उनके कठिन बचपन से ही जुड़ा रहा, लेकिन यह भी उतना ही प्रेरणादायक और असाधारण है। गरीबी के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जियर्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में पढ़ाई की। इस दौरान कामू को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, ट्यूबरकुलोसिस, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस बीमारी की वजह से उन्हें कई बार पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये बीमारी उनके जीवन और मृत्यु को लेकर नजरिए को गहराई से प्रभावित करती रही, और यही भाव उनके लेखन में भी जगह पाता है। कामू के लिए शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, वह जीवन को भी एक शिक्षक मानते थे। पढ़ाई के साथ साथ वह थिएटर में भी जुड़े। उन्होंने थिएटर ड्यू ट्रैवल नामक ग्रुप में हिस्सा लिया, जहां वे नाटक लिखते और अभिनय भी करते थे। इस थिएटर का उद्देश्य सामाजिक अन्याय को उजागर करना और कॉमन पीपल के अनुभव को मंच पर लाना था। यहीं से उनकी लेखन की यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में भी कदम रखा और 1930 के दशक के अंत में अल्जीर रिपब्लिकन नाम के अखबार में रिपोर्टर और एस्से के रूप में काम किया। उन्होंने अल्जीरिया में गरीब मुसलमानों की हालत पर बेहद साहसी रिपोर्टिंग की, जिसने उन्हें कॉलोनियल पावर्स के निशाने पर ला दिया। इस रिपोर्टिंग के चलते उन्हें इवेंचुअली नौकरी से निकाला गया, लेकिन इससे उनके विचारों को और स्पष्टता मिली। इसके बाद उन्होंने फ्रांस का रुख किया, जहां उनका असली लिटरेरी और फिलोसॉफिकल करियर शुरू हुआ। फ्रांस में उन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ फ्रेंच रेजिस्टेंस में हिस्सा लिया और कॉम्बैट नामक अंडरग्राउंड अखबार के संपादक बने। इसी दौरान उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्यों की रचना की, द स्ट्रेंजर, द मिथ ऑफ सिसिफस और बाद में द प्लेग। कामू की लेखनी सिर्फ साहित्य नहीं थी, वह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी थी। उनके लेखन में स्पष्टता, सरल भाषा और गहराई का एक अनोखा संतुलन था, जो उन्हें आम पाठकों से भी जोड़ता था और गंभीर दार्शनिकों से भी। उन्होंने कभी भी खुद को सिर्फ एक फिलॉसफर नहीं माना, बल्कि खुद को एक लेखक कहा,
जो फिलॉसफी को जीवन के अनुभवों के जरिए समझाता है। उन्होंने कभी कोई सिस्टमैटिक फिलॉसफी नहीं बनाई, लेकिन उनके विचारों में एक कंसिस्टेंसी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के अन्याय को देखता है, उसे समझता है, पर फिर भी उम्मीद से मुंह नहीं मोड़ता। कामू का शुरुआती करियर हमें यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान जो कॉलोनियल इनजस्टिस, बीमारी और गरीबी से जूझ रहा था, वह अपनी कलम से पूरी दुनिया के सोचने के ढंग को बदल सकता है। उनका जीवन खुद एक रिबेलियन था, स्पष्ट, साहसी और गहराई से भरा हुआ। अल्बर्ट कामू का साहित्य बहुत गहरा, फिलोसॉफिकल और इमोशनली हिला देने वाला होता है, जिसमें इंसान की स्थिति, उसके संघर्ष और जीवन के अर्थ की तलाश को एक्सप्लोर किया गया है। उनके सबसे मशहूर और इम्पैक्टफुल वर्क्स में से एक है द स्ट्रेंजर, जिसमें कम्यू एक ऐसे आदमी की कहानी कहते हैं जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पाता और इसलिए उसे आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। इस नॉवल की थीम ये है कि कैसे एक आम इंसान बिना किसी कन्वेंशनल इमोशन या एक्सप्लेनेशन के अपने जीवन के डिसीजंस लेता है और दुनिया उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो जाती है। कमू यहाँ एग्जिस्टेंशियल एलियनेशन और एब्सर्डिटी की शुरुआत करते हैं, ये दिखाते हुए कि हमारे इमोशंस और समाज की अपेक्षाओं में कितना फर्क होता है। इसके बाद आता है द मिथ ऑफ सिसिफस, जो कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है बल्कि एक फिलोसॉफिकल एसे है जिसमें कमू ने सबसे बड़ा सवाल उठाया, जब जीवन मीनिंगलेस है तो क्या सुइसाइड इसका लॉजिकल आंसर है? लेकिन कमू का जवाब है नहीं, और वो इस बात को बड़े पोएटिक और रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि अब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करके रिबेलियन के साथ जीना ही असली करेज है। द मिथ ऑफ सिसिफस का सेंट्रल मेटाफोर है सिसिफस नाम का ग्रीक कैरेक्टर, जो बार बार एक भारी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाता है और पत्थर हर बार नीचे गिर जाता है। कामस कहते हैं कि हम सब सिसिफस जैसे हैं, लेकिन हम खुश हो सकते हैं अगर हम अपने अब्सर्ड प्रयासों को खुद चुनें और उन्हें अपनाएं। इसके बाद कमू का एक और मास्टरवर्क है द प्लेग, जो सरफेस पर एक महामारी की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये फैशिज्म और ह्यूमन रेजिलियंस की सिंबॉलिक कहानी है। इसमें कमू ये दिखाते हैं कि कैसे लोग जब किसी बड़ी आपदा का सामना करते हैं तो उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं: डिनायल, फियर, करेज, सॉलिडैरिटी। ये नॉवेल किसी एक हीरो की नहीं बल्कि इंसानी कम्युनिटी की कलेक्टिव फाइट की बात करता है। इसमें डॉक्टर्स, प्रीस्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, हर किसी की भूमिका होती है। द प्लेग सिर्फ बीमारी की बात नहीं करता बल्कि एक मॉरल टेस्ट बन जाता है, जहां हर कैरेक्टर को चुनना होता है कि वह इंसानियत के पक्ष में खड़ा होगा या इंडिफरेंस के। इस नॉवल में कमू ने मॉरल चॉइस, ड्यूटी और अब्सर्ड सफरिंग के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को एक्सप्लोर किया है। फिर आता है द फॉल, जो एक डीपली इंट्रोस्पेक्टिव और फिलोसॉफिकल नॉवल है। ये एक कन्फेशन के रूप में लिखा गया है, जहां एक कैरेक्टर अपने गिल्ट, हिपोक्रेसी और मॉरल डाउनफॉल के बारे में बताता है। कमू यहाँ दिखाते हैं कि कैसे इंसान अपने अच्छे कामों में भी ईगो छिपा सकता है और मॉरल जजमेंट दूसरों पर थोपते हुए खुद को सुपीरियर महसूस करता है। द फॉल एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन की किताब है, जो रीडर्स को मिरर की तरह फेस कराती है कि हम सब में एक जज पेनिटेंट मौजूद है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को जज भी करता है और खुद गिल्ट से भरा भी होता है। कमू ने सिर्फ नॉवेल्स नहीं लिखे, उन्होंने बहुत सी प्लेज भी लिखी, जैसे कलिगुला, द मिसअंडरस्टैंडिंग और स्टेट ऑफ सीज, जहां उन्होंने एब्सर्डिटी को स्टेज पर ड्रामेटाइज किया। कलिगुला में पावर, मैडनेस और नाहिलिज्म के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर किया गया है। ये दिखाता है कि जब कोई रूलर अब्सर्डिटी को अपने लॉजिक का हिस्सा बना लेता है तो वह कितना डेंजरस हो सकता है। कमू ने यह भी दिखाया कि कैसे ट्रूथ की तलाश खुद में एक वायलेंट एक्ट बन सकती है। द मिसअंडरस्टैंडिंग में वो एलियनेशन और आइडेंटिटी लॉस जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं, जहां कैरेक्टर्स अननोइंगली ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाते हैं। उनकी प्लेज इमोशंस, फिलॉसफी और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होती है।
कमू का ऐसे कलेक्शन रेजिस्टेंस, रिबेलियन एंड डेथ भी बहुत इम्पैक्टफुल है, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल इनजस्टिस, डेथ पेनल्टी और फ्रीडम जैसे टॉपिक्स पर पैशनेट और थॉटफुल रिफ्लेक्शंस दिए हैं। ये कलेक्शन दिखाता है कि एक फिलोसोफर होने के साथ साथ वो एक कमिटेड ह्यूमन बीइंग भी थे, जो दुनिया के मुद्दों से कटे हुए नहीं थे। उन्होंने हमेशा इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम की बात की, चाहे वो अल्जीरिया की स्वतंत्रता की बात हो या यूरोप में फांसीवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी हो। कम्यू के वर्क्स में सबसे खास बात यह है कि वो किसी डेफिनेटिव आंसर की तरफ इशारा नहीं करते। वो रीडर्स को चैलेंज करते हैं कि वे खुद सोचें, खुद मीनिंग ढूंढें। उनका फिक्शन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो एम्बिग्युइटी और अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करता है। कमू बार बार ये दिखाते हैं कि मॉरल चॉइस आसान नहीं होती और अब्सर्ड वर्ल्ड में कोई भी एक्शन पूरी तरह से सही या गलत नहीं कहा जा सकता। उनके कैरेक्टर्स फ्लॉड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन इसी इंसानी वल्नरेबिलिटी में कम्यू को ब्यूटी दिखती है। उनका लेखन हमें यह नहीं बताता कि कैसे जीना चाहिए, बल्कि ये पूछता है कि जब जीवन में कोई कॉस्मिक मीनिंग नहीं है, तब हम कैसे जीना चुनते हैं। कमू का लिटरेचर एक जेंटल रिबेलियन है। ना तो वो फुल पेसिमिज्म में डूबते हैं, ना ही फेक ऑप्टिमिज्म देते हैं। उनका टोन बैलेंस्ड है, रिफ्लेक्टिव है और डीपली ह्यूमेन है। हर कहानी, हर कैरेक्टर हमें एग्जिस्टेंशियल रियलिटी से कनेक्ट कराता है, जहाँ चॉइसेस आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें लेना होता है। उनकी राइटिंग एक ऐसी लाइट की तरह है जो अंधेरे को मिटाने का दावा नहीं करती, लेकिन उस अंधेरे में रास्ता देखने की कोशिश जरूर करती है। यही कारण है कि कमू आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि वो उस डायलेमा की बात करते हैं जो हर थॉटफुल इंसान अपने अंदर कभी ना कभी महसूस करता है। कमू के वर्क्स एक इंटरनल रेवोल्यूशन शुरू करते हैं, जो हर रीडर को खुद से एक नया सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं। अल्बर्ट कम्यू का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दार्शनिक विचार था एब्सर्डिज्म, जिसे उन्होंने न केवल अपने लेखों और उपन्यासों में गहराई से एक्सप्लोर किया, बल्कि अपने जीवन के अनुभवों और विचारों के जरिए भी जिया। एब्सर्डिज्म की जड़ें इसी सवाल से शुरू होती हैं। जब इंसान मीनिंग, पर्पस और सर्टेनिटी की तलाश करता है, लेकिन यह ब्रह्मांड उसे कोई जवाब नहीं देता, तो क्या स्थिति बनती है? इसी टकराव को काम्यूज द अब्सर्ड कहते हैं, यानी इंसान की उम्मीदें और ब्रह्मांड की चुप्पी के बीच की खाई। इंसान चाहता है कि जीवन का कोई उद्देश्य हो, कोई ईश्वर हो जो मार्गदर्शन करे, कोई न्याय का नियम हो, लेकिन ब्रह्मांड इंडिफरेंट है और इसमें कोई स्पष्ट अर्थ या निर्देश नहीं मिलता। यह सोच पहली बार द मिथ ऑफ सिसिफस में सामने आई, जहां कमू ने कहा कि जब हमें यह एहसास होता है कि जीवन में कोई अंतिम अर्थ नहीं है, तब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है, क्या हमें जीना चाहिए? यानी क्या आत्महत्या ही एक लॉजिकल कदम है? लेकिन कमू का उत्तर साफ था, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, बल्कि एक भागने का तरीका है। उनका कहना था कि जब इंसान एब्सर्डिटी को स्वीकार करता है, यानी वह समझ जाता है कि जीवन में अंतिम अर्थ नहीं है, तब भी वह रिबेलियन कर सकता है। ये रिबेलियन है, जीवन को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीना, मीनिंग की कमी के बावजूद जीना। उन्होंने इसे ऑब्जर्व फ्रीडम कहा, वह आज़ादी जो इस बात को स्वीकार करने के बाद मिलती है कि हमें कोई डिवाइन रूल फॉलो नहीं करना है। हम अपने अनुभव, अपनी इच्छाओं और अपने संघर्ष से ही जीवन को अर्थ दे सकते हैं। कम्यू ने ग्रीक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर सिसिफस की कहानी को सिंबल की तरह इस्तेमाल किया। वह व्यक्ति जिसे बार बार एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाना होता है और वह पत्थर हर बार नीचे लुढ़क जाता है। ये एक निरर्थक और एंडलेस संघर्ष है, लेकिन कमू कहते हैं वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन की मीनिंगलेस स्ट्रगल को भी खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच है। कमू के अनुसार अब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करने के बाद इंसान खुद क्रिएटर बन जाता है, न कि अर्थ का खोजी। ये विचार एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कमू खुद को एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं मानते थे। सार्ट्र और अन्य एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स के विपरीत कमू ने किसी ट्रांसेंडेंटल मीनिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की। उनके लिए अब्सर्डिटी ही अल्टीमेट रियलिटी थी।
और उसी के भीतर इंसान को अपना मीनिंग बनाना होता है। अब्सर्डिज्म का मतलब नाहिलिज्म नहीं है। ये डिस्पेयर या होपलेसनेस नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि बिना अल्टीमेट होप के भी हम साहस से जी सकते हैं। यही विचार उनके उपन्यासों में भी दिखाई देता है, जैसे द स्ट्रेंजर में या द प्लेग में। कमू का अब्सर्डिज्म हमें यह सिखाता है कि जब दुनिया से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तब भी इंसान की गरिमा बनी रह सकती है। जब वह अपनी जिम्मेदारी खुद तय करता है, अपने संघर्ष को खुद चुनता है और फिर भी जीता है, बिना किसी इल्यूजन के। यही इंसान का असली मीनिंग है और यही कमू के अब्सर्डिज्म का सार है। हम अर्थ नहीं पाते, हम उसे बनाते हैं। अल्बर्ट कामू का ईश्वर और धर्म के प्रति दृष्टिकोण उनके दर्शन और जीवन के अनुभवों से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे खुद को नास्तिक यानी एथियस्ट मानते थे, लेकिन उनका एथिज्म कोई आक्रामक या कट्टर विचार नहीं था। ये एक गहरी नैतिक और दार्शनिक समझ का हिस्सा था। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा क्योंकि उनके अनुसार यह विचार इंसान को उसके असली संघर्ष से दूर कर देता है। उनके दर्शन एब्सर्डिज्म का मूल यही था कि इंसान एक अर्थपूर्ण ब्रह्मांड की तलाश करता है, लेकिन ब्रह्मांड चुप है और इसमें किसी ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण नहीं है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि ईश्वर है या नहीं है, बल्कि उनका फोकस इस बात पर था कि अगर ईश्वर नहीं है तब इंसान कैसे जिए। इस विचार के पीछे उनका यह मानना था कि धर्म अक्सर इंसान को तैयार जवाब दे देता है और इससे इंसान एग्जिस्टेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच निकलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुख होता है तो धर्म कहता है कि यह ईश्वर की इच्छा है या फिर यह कोई डिवाइन टेस्ट है, लेकिन कामू के अनुसार यह सोच इंसान को पैसिव बना देती है और वह अन्याय या पीड़ा के खिलाफ रिबेलियन करना छोड़ देता है। उन्होंने धर्म को उस कंफर्ट से जोड़ा जो हमें मुश्किल सवालों से बचने में मदद करता है। लेकिन कामू चाहते थे कि इंसान सच्चाई को सीधी आंखों से देखे, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो। उन्होंने कभी स्पिरिचुअलिटी या इनर लाइफ को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ब्लाइंड फेथ और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की आलोचना की। उनकी किताब द प्लेग में यह विचार गहराई से दिखता है, जहां दो प्रमुख कैरेक्टर्स, एक डॉक्टर और एक पादरी, महामारी का सामना करते हैं। पादरी इसे डिवाइन पनिशमेंट मानता है, जबकि डॉक्टर इसे मानवीय सफरिंग मानकर लड़ता है। यहाँ कामू दिखाते हैं कि जब कोई क्राइसिस आता है तब ब्लाइंड फेथ की जगह मॉरल एक्शन और ह्यूमन सॉलिडेरिटी की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर नहीं है तो इंसान को खुद ही न्याय, करुणा और सच्चाई के रास्ते को चुनना होगा। उनका यह भी मानना था कि अगर हम किसी इनविजिबल डिवाइन अथॉरिटी पर विश्वास करते हैं तो हम अपने ही मॉरल डिसीजंस की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए कामू का दर्शन इंसान को पूरी तरह ऑटोनोमस बनाता है। वह कहता है कि हम ही अपने कर्मों के मालिक हैं और हमें ही उनकी नैतिकता तय करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर के बिना भी इंसान का जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है, बशर्ते कि वह अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी, सहानुभूति और गरिमा के साथ जिए। उन्होंने धार्मिक आस्था को कभी व्यक्तिगत स्तर पर गलत नहीं ठहराया, लेकिन सामूहिक रूप से ब्लाइंड बिलीफ को खतरनाक माना, क्योंकि यह व्यक्ति की सोचने की शक्ति को छीन सकता है। कामू के लिए धर्म अगर इंसान को सच्चाई से भागने का रास्ता दे तो वह त्याज्य है, लेकिन अगर कोई आस्था उसे और ज्यादा मानवीय और जिम्मेदार बनाती है तो वह उसे नकारते भी नहीं थे। यही कारण है कि उनके दर्शन में स्पष्ट रूप से ईश्वर की अनुपस्थिति के बावजूद नैतिकता और इंसानियत की एक गहरी भावना मौजूद रहती है। उनका विचार था कि धर्म के बिना भी इंसान अच्छाई चुन सकता है और यही वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता है। कामू का यह दृष्टिकोण आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, जहां कई लोग धार्मिक विचारों से अलग होकर भी अर्थ, नैतिकता और जिम्मेदारी की तलाश कर रहे हैं। कामू हमें सिखाते हैं कि मीनिंग की तलाश डिवाइन फेथ में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, फैसलों और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में होती है। अल्बर्ट कामू का कला और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण उनके दर्शन के ही विस्तार थे। वे मानते थे कि कला केवल सौंदर्य
या एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव अनुभव, अन्याय और अस्तित्व की जटिलताओं को समझने और व्यक्त करने का एक गहरा और जिम्मेदार जरिया है। उनके लिए राइटिंग और क्रिएटिविटी केवल सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं थे, बल्कि एक नैतिक कार्य थे। एक लेखक का कर्तव्य होता है कि वह अपने समय की सच्चाई को उजागर करे, दूसरों की पीड़ा को आवाज दे और समाज की चुप्पी को तोड़े। कामू का मानना था कि कला को किसी आइडियल या डिवाइन ब्यूटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे उस दुनिया का सामना करना चाहिए जो जटिल, दर्दनाक और अक्सर असमान है। उन्होंने कहा कि आर्ट मस्ट बी बॉर्न ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन ब्यूटी एंड रियलिटी, यानी कला को सुंदरता और यथार्थ के बीच के संघर्ष से जन्म लेना चाहिए। ये विचार उनके अपने लेखन में भी दिखाई देता है, चाहे वह द प्लेग हो, जिसमें महामारी के बैकड्रॉप में नैतिक साहस और मानव करुणा को एक्सप्लोर किया गया है, या फिर द फॉल, जिसमें इंसान की गिल्ट और हिपोक्रेसी की लेयर्स को खोला गया है। कामू ने यह भी माना कि एक लेखक का असली काम होता है सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना, भले ही वह सच्चाई अनप्लेजेंट हो। उन्होंने कई बार कहा कि एक राइटर को वॉइस फॉर द वॉइसलेस बनना चाहिए, यानी जो लोग अपनी बात नहीं कह सकते, उनकी तकलीफ, उनकी उम्मीद और उनका संघर्ष राइटर के शब्दों में सामने आना चाहिए। उन्होंने खुद भी पत्रकार के रूप में कॉलोनियल अल्जीरिया के मुस्लिम नागरिकों की स्थिति पर साहसी रिपोर्टिंग की थी, और यह उनके उस विश्वास को दिखाता है कि कला और लेखन को केवल व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कला को रिबेलियन का एक शांतिपूर्ण रूप कहा, यानी जब कोई व्यक्ति इनजस्टिस और मीनिंगलेसनेस के खिलाफ खड़ा होता है, तब वह हथियार नहीं उठाता, बल्कि शब्दों, रंगों या ध्वनियों के जरिए अपना प्रतिरोध व्यक्त करता है। कामू का यह भी मानना था कि सच्ची कला वही है जो इंसान को उसके अस्तित्व की सच्चाई से मिलवाए, जिसमें ना कोई झूठ हो, ना कोई एस्केप, बल्कि वह सीधे उस अंधेरे को दिखाए जिससे इंसान अक्सर मुंह मोड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि लेखक को केवल विरोध नहीं करना चाहिए, उसे निर्माण भी करना चाहिए, यानी समाज को बेहतर दिशा देने की कोशिश भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लेखक को जो वह जानता है उसके बारे में झूठ बोलने से इनकार करना होगा, और यही ईमानदारी उनकी लेखनी की आत्मा बन गई। उनके लिए साहित्य और कला हमेशा मानव गरिमा की रक्षा के साधन थे, न कि केवल कल्पना के खेल। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कला एलिटिस्ट नहीं होनी चाहिए। वह केवल एजुकेटेड या प्रिविलेज्ड लोगों के लिए ना होकर हर इंसान की कहानी कहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को आसान, सीधी और प्रभावशाली रखा, जिससे उनके विचार हर किसी तक पहुंच सकें। उनके लिए सिंप्लिसिटी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह क्लैरिटी की निशानी थी। कामू के विचार आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब कला और साहित्य कई बार कमर्शियल प्रेशर या पॉलिटिकल बायस के अधीन हो जाते हैं, तब कामू की यह सोच हमें रिमाइंड करती है कि एक लेखक या कलाकार का सबसे बड़ा कर्तव्य सच्चाई, न्याय और इंसानियत के प्रति होता है। उनकी फिलॉसफी ऑफ आर्ट हमें यह सिखाती है कि सुंदरता केवल डेकोरेशन नहीं है, बल्कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें उस दुनिया की परछाइयों में ले जाती है जहां से रोशनी की असली तलाश शुरू होती है। अल्बर्ट कामू की राजनीति, आज़ादी और न्याय के प्रति दृष्टिकोण उनके पूरे दर्शन और लेखन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर स्वतंत्रता, नैतिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, और किसी भी प्रकार के टोटलिटेरियनिज्म, चाहे वह दाएं पंथ का हो या वाम पंथ का, की आलोचना की। शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ समय के लिए फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ाव रखा, लेकिन जल्द ही वे इससे अलग हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यह विचारधारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाती है और सामूहिकता के नाम पर हिंसा को सही ठहराती है। कामू का स्पष्ट मत था कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य इतना बड़ा नहीं हो सकता जो निर्दोष लोगों की हत्या को न्यायोचित ठहराए। उनके लिए इंसानी जीवन और गरिमा सबसे महत्वपूर्ण मूल्य थे, और अगर कोई विचारधारा उस पर आघात करती है तो वह अस्वीकार्य है।
यही वजह थी कि उन्होंने अपने समकालीन विचारक जॉन पॉल सार्त्र से भी मतभेद रखे, क्योंकि सार्त्र ने सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट हिंसा को एक हायर कॉज के नाम पर स्वीकार किया, जबकि कामू ने इसे स्पष्ट रूप से गलत कहा। कामू का मानना था कि न्याय किसी भी बड़े उद्देश्य की आड़ में कुचला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने द रेबल नामक किताब में इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया, जहां उन्होंने कहा कि हर रिबेलियन को एक सीमा चाहिए, वरना वह खुद अत्याचार बन सकता है। उन्होंने इस किताब में फ्रांसीसी क्रांति से लेकर रूसी क्रांति तक हर बड़े राजनीतिक आंदोलन की नैतिकता को जांचा और यह दिखाया कि कैसे अच्छे इरादों के बावजूद अगर इंसान नैतिक सीमाओं को पार करता है तो वह खुद अन्याय का जरिया बन जाता है। कामू का राजनीतिक दृष्टिकोण एक तरह से मापित विद्रोह था, जिसमें विरोध तो हो लेकिन एक नैतिक ढांचे के भीतर। उन्होंने अल्जीरियन इंडिपेंडेंस के मुद्दे पर भी एक बैलेंस्ड और ह्यूमनिस्ट रुख अपनाया। एक ओर वे फ्रेंच शासन के अन्याय और मुसलमानों के साथ भेदभाव के खिलाफ थे, वहीं दूसरी ओर वे हिंसक विद्रोह और बम धमाकों के भी विरोधी थे। इस वजह से उन्हें दोनों पक्षों से आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने मॉरल स्टैंड से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि वह व्यक्तिगत कॉन्शियंस और जिम्मेदारी से जुड़ी होती है। अगर कोई समाज केवल सत्ता बदलने की बात करे लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा न करे, तो वह सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकता। कामू ने यह भी माना कि कानून और न्याय व्यवस्था केवल सत्ता के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह आम इंसान के लिए होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, इवन अगर वह अकेला हो, तो वह पूरे मानवता की ओर से खड़ा होता है। यही वजह है कि उन्होंने कभी हिंसा का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, चाहे वह किसी भी विचारधारा से आई हो। उन्होंने यह कहा कि हर विद्रोह में एक मासूमियत की पुकार छिपी होती है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां इंसान केवल सरवाइव न करे बल्कि डिग्निटी से जी सके। कामू का राजनीतिक दर्शन हमें यह सिखाता है कि नैतिकता के बिना राजनीति हॉलो हो जाती है और न्याय के बिना स्वतंत्रता एक धोखा बन जाती है। आज जब राजनीति अक्सर ध्रुवीकरण और नफरत का खेल बन चुकी है, कामू की यह सोच और भी जरूरी हो जाती है, जहां इंसान, उसकी आत्मा और उसकी गरिमा को केंद्र में रखा जाए। उनके विचार राजनीति को केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि एक नैतिक परीक्षा की तरह पेश करते हैं, जिसमें सच्चाई, करुणा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अल्बर्ट कामू के दर्शन में मृत्यु और जीवन के अर्थ का सवाल सबसे केंद्रीय और गहराई भरा विषय रहा है। उन्होंने जीवन की नश्वरता को कभी दुख या भय की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे इंसानी अनुभव की सबसे बुनियादी सच्चाई माना। उनके अनुसार मृत्यु अपरिहार्य है, और जब इंसान इस सच्चाई को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है, तभी वह सही मायनों में जीना शुरू करता है। उनके विचारों में यह स्पष्ट है कि मृत्यु से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसे अपनी चेतना में शामिल करना है। कामू के लिए यह सवाल, जीवन का क्या अर्थ है अगर अंत मृत्यु ही है, केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहन एग्जिस्टेंशियल अनुभव था। उन्होंने कहा कि जब हमें यह पता चलता है कि जीवन में कोई अल्टीमेट पर्पस नहीं है, कोई डिवाइन डिजाइन या आत्मा की अमरता नहीं है, तब जीवन का मूल्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वह सीमित समय के लिए है, और उसी सीमितता में हमें अपने अनुभव, संबंध और कर्मों का अर्थ खोजना है। कामू ने बार बार कहा कि लिव टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स, यानी इतना गहराई से, सच्चाई से और इंटेंसिटी के साथ जियो कि हर अनुभव तुम्हें भीतर से छू जाए। उनके उपन्यास द स्ट्रेंजर में मरसों की मृत्यु से पहले की चेतना यह दर्शाती है कि जब इंसान मृत्यु की निश्चितता को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तब वह किसी भी इल्यूजन से मुक्त हो जाता है। न वह न्याय की आशा करता है, न रिडेम्पशन की, बल्कि वह उसी पल में जीता है जैसा वह है। यही विचार द मिथ ऑफ सिसिफस में भी दिखता है, जहां अब्सर्डिटी को समझने के बाद आत्महत्या की बजाय जीते रहने को रिबेलियन कहा गया है। कामू मानते हैं कि मृत्यु की अवेयरनेस ही इंसान को यह सिखाती है कि वह अपने समय, अपने चुनाव और अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदार हो।
उन्होंने यह भी कहा कि जब हम मृत्यु को समझते हैं तब हमें यह भी समझ आता है कि हमारे पास हर दिन हर पल एक मौका है मीनिंग क्रिएट करने का, दूसरों से जुड़ने का और एक ऐसा जीवन जीने का जिसमें रिग्रेट ना हो। उन्होंने कभी भी आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उनका जोर इस बात पर था कि दिस लाइफ इज इनफ इफ वी लिव इट फुली। उनका दर्शन कहता है कि हम मीनिंग की खोज छोड़ दें और अपनी पूरी उपस्थिति के साथ जीवन को जिएं, चाहे वह प्रेम हो, कला हो या कोई छोटा सा कार्य, क्योंकि हर अनुभव जब ईमानदारी से जिया जाए तो उसमें अर्थ पैदा होता है। मृत्यु के संदर्भ में उनका एक और अहम विचार था सॉलिडैरिटी का। जब हम सभी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं तब हम एक शेयर्ड ह्यूमन कंडीशन में बंधे हैं। यही शेयर्ड ट्रूथ हमें एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान सिखा सकती है। इसीलिए उन्होंने यह कहा कि हम अकेले मरते हैं लेकिन जीते हुए हम एक साथ हैं और यह साथ मिलकर जीना ही जीवन का असली सौंदर्य है। कामू की सोच में मृत्यु कोई हार नहीं है, बल्कि एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमारे पास बहुत कम समय है और इस समय का उपयोग हमें पूरी सच्चाई और गरिमा के साथ करना है। आज जब लोग मीनिंगलेसनेस, आइसोलेशन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कामू की यह सोच हमें एक व्यावहारिक और भावनात्मक दिशा देती है कि जीवन को तब भी जिया जा सकता है जब हमें कोई अंतिम जवाब नहीं मिलता। मृत्यु की परछाई में ही जीवन की रोशनी सबसे साफ दिखाई देती है और शायद यही कामू का सबसे सशक्त संदेश है। एल्बर कैम्यू की मौत एक शौक थी। जब 4 जनवरी 1960 को एक कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। उस समय वह केवल 46 साल के थे और उनके पास फ्यूचर के लिए कई राइटिंग प्रोजेक्ट्स की योजना थी। आयरनी यह रही कि उनके पास ट्रेन टिकट थी, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर फ्रेंड के साथ कार से जाने का डिसीजन लिया और वही डिसीजन उनकी लाइफ का अंत बन गया। कैम्यू की डेथ ने लिटरेरी वर्ल्ड को हिला दिया, लेकिन उनके आइडियाज मरने के बाद और भी पावरफुल बनते चले गए। उनकी फिलॉसफी, खासकर एब्सर्डिज्म और रिबेलियन की सोच, आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करती रही। उन्होंने न केवल एग्जिस्टेंशियलिज्म की सीमाओं को चैलेंज किया, बल्कि इंसान की डिग्निटी, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नई परिभाषा दी। उनके कामों को आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस और डिस्कशंस में पढ़ाया जाता है। उनके विचारों ने आर्ट, पॉलिटिक्स, एथिक्स और ह्यूमन कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग को गहराई दी है। कैम्यू को नोबेल प्राइज देने के पीछे भी यही बात थी। उनकी सोच ने दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उनकी लेगेसी हमें यह सिखाती है कि मीनिंग की तलाश में इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। आज की दुनिया में जहां लोग रोजाना मीनिंग, आइडेंटिटी और जस्टिस की तलाश में भटकते हैं, एल्बर्ट कैम्यू की फिलॉसफी पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट लगती है। हम एक ऐसी रियलिटी में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन समझदारी की कमी है। लोग एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और ऐसे में कैम्यू का थॉट प्रोसेस हमें एक ग्राउंडेड और ऑनेस्ट नजरिया देता है। कैम्यू ये नहीं कहते कि दुनिया में कोई क्लियर आंसर है, लेकिन वह ये जरूर कहते हैं कि उस मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करके भी एक रिच और ऑथेंटिक लाइफ जी जा सकती है। जब वो अब्सर्ड हीरो की बात करते हैं तो वो हर उस इंसान की बात करते हैं जो स्ट्रगल के बावजूद अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ता। आज के ज़माने के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्लाइमेट क्राइसिस और सोशल इनजस्टिस जैसे मुद्दों के बीच कैम्यू की रिबेलियन की फिलॉसफी, जो कहती है कि इंसान को बिना किसी इल्यूजन के सच का सामना करते हुए भी न्याय और मानवता के लिए खड़ा रहना चाहिए, बहुत पावरफुल गाइडलाइन बन सकती है। उनकी राइटिंग हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के पास सोचने, समझने और खड़े होने की कैपेसिटी है, चाहे दुनिया कितनी भी कंफ्यूजिंग या क्रूल क्यों ना लगे। कैम्यू का काम आज के यूथ के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी रिजिड आइडियोलॉजी या ब्लाइंड बिलीफ को फॉलो करने से पहले सवाल उठाना चाहता है। इस कैओटिक दौर में कैम्यू की आवाज़ एक ऐसी ईमानदार, सोचने वाली और इंसानी आवाज़ है जो आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी उनके जिंदा रहते समय थी।
अगर आपको एल्बर्ट कामू की फ़िलॉसफ़ी और सोचने का अंदाज़ इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी या लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए बना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी कामू जैसे थिंकर्स को समझ सकें। ह्यूमन थॉट को सेलिब्रेट करने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद।